Hello दोस्तों, welcome back to my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Hindi translation of the Hindu newspaper. So hey guys, आप यहाँ पे देख सकते हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर का विद हिंदी ट्रांसलेशन के साथ आज जानेंगे कि टॉप 5 वो क्या खबरें हैं जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो आइए फिर बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक बार मैं आपको बता दूं कि हमारा फोकस ज़्यादातर हिंदी वर्जन पे होता है, क्योंकि मोस्टली ऐसे स्टूडेंट या फिर ऐसे एस्पिरेंट जो एज अ हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और उनको द हिंदू का पेपर अच्छी तरीके से समझ नहीं आता, तो उनके लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से। यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश वर्जन देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इंग्लिश वर्जन देख लिया करिए, इसके बाद हमारे साथ हिंदी वर्जन को समझते हुए चलिए। तो सबसे पहले समझते हैं क्या यहाँ पे न्यूज़ है। बताई जा रही है कि क्वाड अच्छे के लिए एक ताकत है मोदी। ऐसा मोदी जी कहते हैं कि जो क्वाड है वो अच्छे के लिए एक ताकत है। शिखर सम्मेलन में देशों ने डार्क शिपिंग को ट्रैक करने के लिए समुद्री पहल शुरू की हुई है। आइए समझते हैं पूरी न्यूज़ क्या है और यहाँ पे एक एक वर्ड को समझेंगे कि यहाँ पे बताया क्या जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि कल्लोल चडो जर्जी यहाँ पे बताया जा रहा है, जिनके थ्रू ये न्यूज़ दी गई है, नई दिल्ली। कहा जा रहा है कि चतुर्भुज गठबंधन क्वाड अच्छों के लिए एक ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को टोक्यो में अपने शिखर सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में ऐसा कहा। इस कार्यक्रम में समुद्री परियोजना सहित कई पहलों का शुभारंभ हुआ जो पूरे भारत प्रशांत क्षेत्र में अंधेरे शिपिंग की ट्रैकिंग की अनुमति देगा। हमारा विश्वास है और समाप्ति लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। आइए आगे की न्यूज़ को समझते हैं। कहा जा रहा है कि क्वाड के स्तर पे हमारा सहयोग एक समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के उद्देश्य है। हमने वैक्सीन वितरण, जलवायु एसी के ऐसे संबंध में कोविड-19 के दौरान सहयोग बढ़ाया है। साथ ही साथ आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, आपदा प्रतिक्रिया, ये सारी चीज़ों पे हमने मदद करी है और इस प्रकार की चीज़ों में कहीं न कहीं हम हमेशा आगे रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे की न्यूज़ अगर यहाँ पे देखें तो कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं के बीच शिखर सम्मेलन ठीक 3 महीने हुआ, जिसे यूक्रेन के आक्रमण की शुरुआत की, जिसने भू राजनीतिक व्यवस्था में झटके भेजे और ऊर्जा और खाद्य बाजारों को प्रभावित किया रूस के बाद। आगे की न्यूज़ अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूक्रेन के बारे में खामोश श्री मोदी। हालांकि अपनी शुरुआती भाषण में ब्रिटेन के संकट के बारे में चुप रहे। बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में संकट से उत्पन्न चिंताओं का समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने संबंधित प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की हुई है। आगे ये भी वो बताते हैं, यहाँ से समझेंगे। कहा जा रहा है कि टारियन संकट और भारत के लिए यूक्रेन के संघर्ष से चल रहे दुखद मानवीय प्रशांत के लिए इसके प्रभावी आकलन किया है, जिस पर चर्चा की गई। यूक्रेन संकट के कई निहितार्थों में से एक, जब से रूस ने हमला शुरू किया, ने भारत प्रशांत क्षेत्र में संभावित चीनी सैन्य चालों पर ध्यान केंद्रित किया है। शिखर सम्मेलन की चिंताओं को लगभग एक साथ खेला गया क्योंकि रूसी और चीनी सेना द्वारा संयुक्त गश्ती जापानी क्षेत्रों के पास हुई है, ऐसा यहाँ पे सूत्रों के थ्रू बताया जा रहा है। आगे अगर बात करें तो जिसने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है, यूक्रेन संकट के अलावा नेताओं ने म्यांमार में तख्ता पलट के बाद की दरार और गिरावट पर भी ध्यान दिया है। आइए आगे की न्यूज़ समझते हैं। बताया जा रहा है कि विदेशियों सही सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई का आह्वान किया। उन्होंने लोकतंत्र की त्वरित बहाली की मांग की है। इसमें पुनः आसियान की भी बात हुई है। आगे कहा गया है कि उन्होंने क्वाड ने एक चोर को अपनाया है कि विशेष दूत की भूमिका का स्वागत किया जाए। आगे की न्यूज़ अगर बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए रचनात्मक एजेंडा, यह अच्छे के लिए एक ताकत के रूप में क्वाड की छवि को आगे बढ़ाएगा, ऐसा हमारे मोदी जी द्वारा बताया गया। आगे ये भी कहा गया कि मॉरिशस क्वाड देशों के नेताओं ने इंडो पैसिफिक के गठबंधन की घोषणा भी की है। आगे की न्यूज़ समझते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बताया गया है कि जो समुद्री डोमेन मुख्य जागरूकता
के लिए एक तेज, व्यापक और अधिक सटीक साझेदारी का निर्माण करेगा। भागीदारियों के जल में निकट वास्तविक समय की गतिविधियां का समुद्री तस्वीर यहाँ पे दिखाया गया है। और वहीं पे लास्ट में ये भी कहा गया है कि यह डार्क शिपिंग और अन्य सामरिक स्तरीय गतिविधियों पर नजर रखने की अनुमति देगा, जैसे कि समुद्र से मिलन, साथ ही साथ जलवायु और मानवीय घटनाओं के जवाब देने के लिए भागीदारियों की क्षमता में सुधार करना, साथ ही साथ उनकी मत्स्य पालन की रक्षा के लिए, जो कि कई इंडो पैसिफिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। शिखर सम्मेलन के संबंध में एक तथ्य पत्र की घोषणा की गई है। सो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं ये मीटिंग हुई है और यहाँ पे मोदी जी ने सिंपल तरीके से कहा है कि क्वाड अच्छों के लिए एक ताकत के रूप में सामने उभर कर आया है। चलिए चलते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ यहाँ पे यूएस पॉलिसी पे है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यूएस पॉलिसी ऑन ताइवान अनचेंज्ड, यानी कि कहा जा रहा है कि जो यूएस की पॉलिसी है किस पर, ऑन ताइवान अनचेंज्ड, अभी भी अपरिवर्तित है। क्या है पूरी न्यूज़, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो कहा जा रहा है कि ताइवान पर जो नीति है किसकी, यूएस की, तो वो अभी भी अपरिवर्तित बनी हुई है। आइए समझते हैं पूरा मुद्दा क्या है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि ताइवान के लिए वाशिंगटन की रणनीति अस्पष्टता नीति बनी हुई है। एक दिन बाद चीनी आक्रमण के खिलाफ द्वीप की रक्षा के लिए तत्परता के बारे में उनकी टिप्पणी ने एक बदलाव का सुझाव दिया। नहीं, श्री बाइडेन ने टोक्यो में संवाददाताओं से कहा कि क्या नीति अब समाप्त हो गई है। नीति बिल्कुल नहीं बदली है। मैंने कहा था कि जब कल बनाया गया था मेरा बयान यहाँ पे बताया गया कि श्री बाइडेन की नवीनतम घोषणा ने शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों के इसी तरह के आग्रह का पालन किया गया है। एक दशक पुराना दृष्टिकोण ताइवान के लिए जगह में बनी हुई है। इसमें लोकतांत्रिक द्वीप को अपनी रक्षा के लिए हथियार देना शामिल है, जबकि स्वीकार करते हैं चीन की कानूनी संप्रभुता का नेतृत्व करना। इस पर रणनीति स्पष्टता व्यक्त करना कि क्या अमेरिकी सैनिक कभी हस्तक्षेप करेंगे। आश्वासन श्री बाइडेन ने सोमवार को टोक्यो में एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब का पालन करते हुए कहा कि जहां उन्होंने कहा कि हाँ, आगे की न्यूज़ अगर देखें तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, क्या कहा उन्होंने कि यह पूछे जाने पर कि क्या वाशिंगटन ताइवान की रक्षा में सैन्य रूप में शामिल होने के लिए तैयार होगा। तो इस प्रकार की कुछ चर्चाएं ताइवान के लिए यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनके थ्रू ये सारी चीज़ें बताई गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और ये न्यूज़ आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसको हम लोग ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। आइए पहले इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, क्या कहने की ये कोशिश कर रहे हैं। ऑयल राइजेज एज टाइट सप्लाई ट्रम्प्स इकोनॉमी फियर्स चाइना कप्स। आइए समझते हैं हिंदी वर्जन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि तंग आपूर्ति के कारण तेल में तेजी, अर्थव्यवस्था की आशंका, चीन ने अंकुश लगाया। आइए समझते हैं पूरी न्यूज़ क्या बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यूरोपीय संघ रूसी तेल पर प्रतिबंध के करीब। आईएमएफ प्रमुख का कहना है कि मंदी से इनकार नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि तेल मंगलवार को उच्च स्तर पर पहुंच गया, इससे पहले कि नुकसान की वसूली के रूप में तंग वैश्विक आपूर्ति और अमेरिकी ग्रीष्मकालीन ड्राइविंग सीजन के दौरान मांग में अपेक्षित पिकअप, संभावित मंदी और चीन कोविड-19 पर संतुलन चिंताओं का कारण बना हुआ है। वहीं पे आगे बात करें एक कदम में जो विश्लेषकों का कहना है कि बाजार को मजबूत करेगा। यूरोपीय संघ रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए सहमत होने के करीब जा रहा है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था मंत्री ने सोमवार को कहा कि इस तरह के प्रतिबंध पर दोनों के दिनों के भीतर सहमति होने की संभावना है। आगे की न्यूज़ अगर देखें तो यहाँ पे और भी कहा जा रहा है कि समर्थन का एक अन्य स्रोत यूएस गैलोशीन मांग है। स्मृति दिवस मुद पे ऐसा कहा गया। आगे कहा जा रहा है कि यहाँ पे कि केंद्र यात्रा 2 साल में सबसे व्यस्त होने की उम्मीद है, क्योंकि अधिक ड्राइवर सड़क पर उतरते हैं और पंप की ऊंची कीमतों के बावजूद कोरोना वायरस लॉकडाउन को हिला देते हैं। यह अभी काफ़ी चुनौती भरा एक प्रकार से बाजार है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह अभी भी बेहद तंग है और दबाव कीमतों को ऊंचे रखेंगे। ब्रोकरेज ऑर्डर के विश्लेषण क्रेग एलार्म ने कहा कि बस उतना ही नहीं जितना कि अगर मंदी की चेतावनी और चीनी संस्करण के लिए नहीं होता। आइए आगे की न्यूज़ देखते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं।
सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोविड-19 मामले, यहाँ पे आप कुछ डेटास देख सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि इस साल तेल में उछाल आया। मार्च में लगभग 39 को मारा। 2008 के बाद उच्चतम स्तर पर रूस के यूक्रेन आक्रमण के बाद इस प्रकार की मंदी देखी गई। और वहीं पे आगे की न्यूज़ अगर यहाँ पे देखें तो लास्ट में ये भी कहा गया कि लगभग मंगलवार को पहले गिरता है। इसके अलावा बताते हैं कि ब्रोकर पीवीपीएम के तामस वर्गा ने कहा कि वैश्विक विकास में तेजी से गिरावट आ रही है। बीजिंग अपने प्रकोप को समाप्त करने के लिए संघरोध प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है, जबकि शंघाई का तालाबंदी एक सप्ताह में थोड़ा अधिक समय में समाप्त होने वाली है। ऐसा इस प्रकार से कच्चे तेल के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक मिनट, जस्ट मिनट गाइस। हाँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, बताया जा रहा है कि भारत टीवी बाजार में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की 32% हिस्सेदारी पर नज़र। किम, तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत टीवी बाजार में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की 32% हिस्सेदारी पर नज़र, ऐसा किम के थ्रू बताया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मूल्य के लिहाज से बाजार का आकार $4.6 अरब आका गया है। तो यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। आगे की न्यूज़ है क्या, आइए समझते हैं। थोड़ा बहुत ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैंने ले लिया है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दक्षिण कोरियाई उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक की दिग्गज कंपनी एलजी ने इस साल भारत टीवी बाजार में 32% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में 27% है, जो नए उत्पादों द्वारा संचालित है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के होम इंटरनेट के निदेशक हक हाई ओन किम ने कहा कि हम भारत में नंबर 1 टीवी ब्रांड बनाना चाहते हैं और इस साल के अंत तक कम से कम 32% बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य चल रहा है। तो देखिए मेन यही बात है यहाँ पे। कहीं ना कहीं जो टीवी की बात है तो टीवी में लगभग 27% कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दक्षिण कोरियाई जो इन्वेस्ट करते हैं वो उनका परसेंट इतना रहा है। लेकिन अभी उनका रिसेंटली ये जवाब रहा कि लगभग साल के अंत तक में हम 32% फीसदी बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि हम भारत में नंबर 1 बन जाएंगे इस पार्टिकुलर टीवी के क्षेत्र में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। आइए चलते हैं लास्ट न्यूज़ की तरफ। और यहाँ पे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए। कहा जा रहा है कि कोयला उपभोक्ता समूह ने केंद्र से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, अव्यावहारिकता को चिन्हित किया। न्यूज़ क्या है, संयंत्रों को चालू रखने के लिए ही उपयोगकर्ता कोयले के ऊंचे दाम वहन करते हैं। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, आइए समझते हैं न्यूज़ क्या है। कहा जा रहा है कि भारत के कोयला उपभोक्ता संघ ने चिंता व्यक्त करते हुए बीमार उद्योगों को जीवन का एक नया पट्टा प्रदान करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है। उपभोक्ताओं को अपने संयंत्रों को रखने के लिए उच्च कीमतों पर कोयला खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ऐसा बताया गया। आगे कहा गया कि देश के कुछ हिस्सों में ईंधन की कमी के चलते बिजली गुल होने के बीच यह बयान आया है। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। कहा जा रहा है कि MCL यानी कि महानदी कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा हाल ही में आयोजित स्मार्ट ई नीलामी में कोयले की औसत बोली कीमत बढ़ी है और यह स्पष्ट है कि कुछ अधिसूचित मूल्य से 800% अधिक है। MCL के मूल्यवान ग्राहक केवल अपने संबंधित संयंत्रों के निर्वाह के लिए इतने उच्च प्रीमियम पर कोयले की खरीद करने के लिए मजबूर हैं, जबकि कई उद्योग को एक देखेंगे आगे बढ़ती बोली कीमतों के कारण इस नीलामी में लीग से बाहर होने का निर्णय CCAI ने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को हाल ही में एक पत्र में कहा कि MCL जिसकी सहायक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड है, जबकि ईंधन आपूर्ति समझौते के अनुसार आवंटित मात्रा उद्योगों को आपूर्ति नहीं की जा रही थी। कोयला कंपनियां सफलतापूर्वक स्पॉट इन नीलामी आयोजित कर रही थी। आगे की न्यूज़ अगर देखें तो कहा जा रहा है कि जहां कीमतें मार्च से अभूतपूर्व उच्च स्तर तक पहुंच गई थी, जिससे इसे कई गैर विनियमित क्षेत्र NRS उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक मात्रा। आगे की न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक मिनट, हाँ एक मिनट रुकिए। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई गैर विनियमित क्षेत्र NRS उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक मात्रा बुक करने के लिए अव्यवहार कोयला उपभोक्ताओं के रूप में समाज ने ऐसा कहा।
तो यहाँ पे कोयले के बारे में ये न्यूज़ है और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको भी आप अपने तरीके से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी होंगे इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और मेरा तो सजेशन रहता है कि अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन एक बार पढ़ लें तो हिंदी वर्जन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार पढ़ने की कोशिश करें, इसके बाद हिंदी वर्जन को ध्यान से सुनने की कोशिश करें, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे और आज के द हिंदू के न्यूज़ में बस इतनी ही चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। और मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें मिस नहीं हुई हैं क्योंकि मैंने उसको ध्यान से देखा है और मेरे अकॉर्डिंग इतनी सारी न्यूज़ आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थी। और मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि जो बेफजूल की न्यूज़ है उसको हम यहाँ पे डिस्कस ना करें। जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ें यहाँ पे लाके आपके साथ डिस्कस किया जाए। इसलिए हमें वो बहुत सारी चीज़ों से भागना है, बल्कि उन सारी चीज़ों को पकड़ना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, आज की न्यूज़ कैसी रही अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस को भी ऑन कर लीजिए ताकि इस प्रकार की जो वीडियो अपलोड करी जाती है आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।